ओके, हम लोगों ने कल एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, उसका ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटम का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आयनिक और कोवलेंट रेडियाई हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। आयनिक रेडियाई नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि यानी कि आयन, ठीक है। आयन क्या होता है? जब कोई न्यूट्रल एटम लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस टाइम पे वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो जो आयन बन चुका है लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उस टाइम पे जो उसका रेडियस होता है उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियाई, ठीक है। The ionic radius of an ion is the radius of the ion while considering it to a spherical in shape। और आपने ये कंसिडर करना है कि जो वो आयन बना है, ठीक है, उसने लूज किया या गेन करने से वो आयन बन चुका है, अभी वो स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। उसको कोई आपने डायपोल, जैसे हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में देखते थे ना, तो वो डायपोल हो जाता है, उस तरह का नहीं। आपने ये कंसिडर, जब आयनिक रेडिया है उसका कैलकुलेट करना है तो वो स्फेरिकल होगा, तभी तो आप उसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। कोई और शेप होगी तो ऑब्वियसली वो उसका रेडियस नहीं रहता, ठीक है। अच्छा जी, अब आयनिक रेडिया की डेफिनेशन होगी कि आपने आयन का रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आयनिक रेडिया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ सम आयंस, उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है 6.2, वैल्यूज याद नहीं करनी, टेबल याद नहीं करना, ठीक। इसके अंदर आपके पास ये है इंपॉर्टेंट, अब जो चीज़ है, द आयनिक रेडियस ऑफ अ केटाइन। केटाइन क्या होता है कि बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब एटम, न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आने से उसको हम कहते हैं केटाइन। जो केटाइन है उसका आयनिक रेडिया है स्मॉलर देन दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। वो कहते हैं कि जो, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, ठीक है, सोडियम अभी एटम, ठीक है, उसका जो भी एटॉमिक साइज होगा एटॉमिक रेडियस है, ठीक। लेकिन अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो केटाइन में कन्वर्ट हो गया, उस टाइम पे जो उसका रेडियस होगा उसको हम कहेंगे केटाइन, ठीक है। उसका जो अब आयन का रेडियस है वो स्मॉल होता है, ठीक है, देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड, ठीक है। अब रीजन क्या है, उसका साइज क्यों डिक्रीज हो जाता है? अब उन्होंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसेस फ्रॉम 186। सोडियम का जो अपना एटॉमिक रेडियस है वो 186 पिकोमीटर है, लेकिन जब वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो केटाइन का अब रेडियस है वो 95 है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो है सोडियम एटम, उसके अंदर 3 शेल्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, ठीक है, 3 शेल्स हैं। और थर्ड वाली जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वैलेंस शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने लूज कर दिया, लूज करने से क्या हुआ, वो उसकी ऑब्वियसली शेल भी खत्म हो गई, ठीक है। अब कितनी शेल्स रह गई? अब सिर्फ 2 शेल्स रह गई। जब ये सोडियम मेटल की फॉर्म में था तो इसकी 3 शेल्स थी, ठीक है। लेकिन जब ये सोडियम आयन बन चुका है तो अब इसकी सिर्फ 2 शेल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि जो एक न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सोडियम एटम है अगर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब उसने क्या किया है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, तो प्रोटॉन जो है वो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो वो उसका नंबर रहेगा सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया है? कम। उससे क्या हुआ, जो न्यूक्लियर चार्ज है अब वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो अब न्यूक्लियस क्या करेगा, एक तो 2 शेल्स हो गई हैं तो उनको अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इस वजह से सोडियम आयन यानी कि जो केटाइन होता है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अब एनाइन में क्या होता है? द आयनिक रेडियाई, रेडियस ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आयन इंक्रीजेज। जो इसका मतलब है जो एनाइन होता है उसका जो रेडियस होता है वो इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम इट्स डिराइव्ड एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड उससे ज़्यादा होता है, एनाइन का रेडियस बढ़ जाता है। अब एनाइन का रेडियस क्यों बढ़ जाता है? एग्जाम्पल उन्होंने ये दी है कि आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इंक्रीजेस फ्रॉम 99, ये क्लोरीन एटम का था, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया? जस्ट उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना हो गया? 181, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है। 99 जो था ये इसके एटम का था और 181 क्लोराइड आयन का, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसका इतना ज़्यादा हो गया। अब रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन
पहले तो एटम था न्यूट्रल, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल्स थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और अब ये जो बाहर से आ गए, इनके दरमियान में होगी रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और अंदर जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम हो गए, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अब कम है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि वो तो सेम ही था, लेकिन अब बाहर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, तो इन 2 रीजंस की वजह से जो एनाइन होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है, अपने एटॉमिक रेडियस से, और जो कैटाइन होता है उसका साइज डिक्रीज करता है, तो ये अपने पास ये चीज़ें अपने पास हाईलाइट कर लें, ठीक है, कि जो कैटाइन है वो स्मॉलर है, ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन स्मॉलर होता है, जबकि एनाइन का आयनिक रेडियस ऑफ एनाइन इज ग्रेटर, ठीक है, किससे ग्रेटर है, अपने ही जो उसका एटॉमिक रेडियस था क्रॉसबॉन्डिंग एटम का, उसी से, ठीक है, कैटाइन और एनाइन का आपस में कंपैरिजन नहीं है, कैटाइन का अपने एटॉमिक रेडियस अपने एलिमेंट से था जिससे वो बना है, ठीक है, एनाइन का अपने एटॉमिक रेडियस जिस एटम से वो बना है, ठीक है, अच्छा जी, वो अभी तो एग्जांपल की जहाँ पे सोडियम ने एक आयन लूज किया, ठीक, अगर द कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आयन, द डिक्रीज इन रेडियस इज लार्जर फॉर डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट जो अगर कोई एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका जो कैटायनिक रेडियस है वो और ज़्यादा डिक्रीज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा उसका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 यानी ये ट्राइवेलेंट आयन है, इसका और कम हो जाएगा क्योंकि इसने 3 और लूज किए हैं, ठीक है, जितने ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है और इनका कैटायनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद द सक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर दफा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अ ग्रेटर फोर्स, तो उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जो है न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज जो है वो छोटा होता जाता है। अब एनाइन का क्यों साइज इंक्रीज हो रहा है, एनाइन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ गया तो उनमें दरमियान में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इस वजह से एनाइन का साइज इंक्रीज करता है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 लिए हैं, 3 लिए, अगर एक लेंगे तो कम रिपल्शन है, अगर 2 इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ गए तो ज़्यादा रिपल्शन है, तो ज़्यादा साइज में इंक्रीज आएगा, ठीक है, तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आयनिक रेडियाई के अंदर ये ट्रेंड या शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है कि कैटायनिक का साइज क्यों डिक्रीज करता है और एनाइन का साइज एनाइनिक रेडियस का साइज क्यों इंक्रीज करता है फ्रॉम द क्रॉसपॉन्डिंग एटम, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है, अब इसकी ट्रेंड की बारी आ जाती है कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, तो उन्होंने कहा सेम वही ट्रेंड है, सेम ट्रेंड एज फॉर एटॉमिक रेडिया, जो एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड है ना, यानी कि पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज वो डिक्रीज होना है, तो आयनिक रेडिया ने भी डिक्रीज होना है ग्रुप में, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है इसी तरह आयनिक रेडिया भी इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ध्यान क्या रखना है, बट कीप इन माइंड दैट आयनिक रेडियस फॉर मेटल्स, जो मेटल्स है इज फॉर पॉजिटिव आयंस, मोस्टली जो मेटल्स हैं, क्योंकि मेटल्स का होता है वो इजीली लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उनका पॉजिटिव आयन मोस्टली बनते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 5A से लेके 8A, इनके जो हैं वो आपके पास 7A तक, ठीक है, 5 से 7 तक, क्योंकि 8 में तो आपकी नोबल गैसेज आ जाती हैं, तो इसलिए ना वो लूज करती हैं ना गेन करती हैं, ठीक है, तो मेटल जो है वो लूज कर रही होती है, उनके कैटाइंस बन रहे होते हैं, ठीक है, और जो आपकी 5 से 7A वाले हैं उनके जो हैं एनाइंस बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसको अपने पास हाईलाइट कर लें, ठीक है, ये वाली चीज़ को, एक आपने ऊपर एनाइन और कैटाइन वाला ट्रेंड और ये वाली, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ क्रिस्टल लैटिस, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर थोड़ा सा ही आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया था क्रिस्टल लैटिस, हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर आयंस जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, अब वो उसमें आयंस किस तरह से अरेंज होते हैं, सारे एक ही तरह के आयंस नहीं अरेंज होते, अगर एक पॉजिटिव है एक अगर एनाइन है तो दूसरा कैटाइन, एनाइन कैटाइन, ठीक है, तभी उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, अगर जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक,
तो उसके दरमियान में अगर आपने क्रिस्टल लैटिस में एक एनाइन और केटाइन के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो वो किस पे डिपेंड करता है? आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव यानी कि रेडियाई ऑफ केटाइन, ठीक है, और आर नेगेटिव रेडियाई ऑफ एनाइन, ठीक। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस किसके, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि दोनों केटाइन और एनाइन के दरमियान का डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल आर इज इक्वल टू कैटाइनिक का रेडियाई और एनाइनिक, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पॉलिंग वॉज एबल टू डिटर्मिन द डिस्टेंस बिटवीन, फिर पॉलिंग ने इसी को यूज़ करते हुए पोटेशियम क्लोराइड आयन का कैलकुलेट किया था। इसमें पोटेशियम हो गया आपका कैटाइन, क्लोराइड हो गया एनाइन, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था, यानी कि पोटेशियम का 133, ठीक है, और जो क्लोराइड है 181, इन दोनों को ऐड किया तो इंटर आयनिक डिस्टेंस आ गया 314 पिकोमीटर, ठीक है। ऐड करने से आया है, इसका मतलब क्या है? द आयनिक रेडियस अपीयर टू बी एन एडिटिव प्रॉपर्टी। जो आयनिक रेडियस है वो क्या है? बेसिकली एडिटिव, यानी कि आप ऐड करते हो तो आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो पॉली एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू अदर सॉल्ट, अदर पोटेशियम सॉल्ट्स एंड कैलकुलेटेड द रेडियाई ऑफ अदर आइंस फ्रॉम। उसने क्या किया? अब यहाँ से आपके पास पोटेशियम का तो आ गया है, ठीक है, पोटेशियम का 133। अगर आपके पास अब कोई क्लोराइड आयन की बजाय आप कोई और एनाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी आप उसका रेडियाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपने इस यही वाले फॉर्मूले को रीअरेंज किया, आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस आ गया। इंटर आयनिक डिस्टेंस के अंदर से आपके पास ये आर, यानी पोटेशियम का आपको रेडियस पता है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास एनाइन का जो है वो आ जाएगा रेडियस, ठीक है। तो सिमिलरली द आयनिक रेडियाई ऑफ डिफरेंट केटाइंस कैन आल्सो बी डिटर्मिन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको ये डायग्राम से भी बताया हुआ है, फिगर 6.2 से, कि इंटर द रिलेशनशिप ऑफ इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हो गया केटाइन, और ये ब्लू वाला केटाइन है और ये पिंक वाला एनाइन है, ठीक है। इनके दरमियान का अब हमने, रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी वैलेंस शेल, इसके न्यूक्लियस से इसकी वैलेंस शेल, ठीक है। ये इसका रेडियाई हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इन दोनों का इंटर आयनिक डिस्टेंस एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक, इसको हम कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई, द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। अब कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करना है तो एलिमेंट क्या होना चाहिए? कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है म्यूचुअल शेयरिंग, तो उसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन आपने जब कोवलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है उस टाइम आपने उनके दरमियान कैलकुलेट करना है जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड लेंथ हो, यानी कि एक बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो। अगर इनके डबल बॉन्ड बनता है तो वो उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ट्रिपल बनता है तो और कम हो जाती है, तो वो हमें सही रेडियस नहीं कैलकुलेट हम कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? अगर कोवलेंट रेडियस, एलिमेंट का कोवलेंट रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको कोवलेंटली बॉन्डेड हो, ठीक है, सिमिलर एटम्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, सिमिलर एटम्स, और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होना लाजमी है। तो फिर आप उसका कोवलेंट रेडियस और क्या करोगे? जो उसकी बॉन्ड लेंथ आ रही है, ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ है, आप उसको जस्ट डिवाइड बाई 2 करते हो, हाफ करते हो, तो आपके पास एक एलिमेंट का कोवलेंट रेडियाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने जैसे ये दी हुई है आपको नीचे, कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा, ठीक है। अब ये दोनों के आपने क्या किया है? ये बॉन्ड लेंथ हो गई, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 75.4। अगर आप आपने एक हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा? 75.4 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास विच इज इक्वल टू 37.7 पिकोमीटर। तो एक हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस आया और दूसरे का भी इसी तरह 37.7 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये उन्होंने फिगर 6.3 में और ये ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। ये तो गया सिमिलर के दरमियान। अब अगर डिफरेंट है तो उनके दरमियान भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी यूज टू डिटर्मिन द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन अदर एटम। एक एटम का अगर आपको पता है तो उससे आप दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन बॉन्ड लेंथ, आपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर लिया कार्बन और क्लोरीन के दरमियान की, ठीक है। जैसे, और ये कार्बन और क्लोरीन किसके ये थे कहाँ पे बॉन्ड बना हुआ? ये क्लोरोफॉर्म का CH3Cl, ठीक है। उसमें से आपने कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर ली जो कि थी 176.7 पिकोमीटर,
ठीक है, और हमें ये पता है, ठीक है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि जो कोवलेंट रेडियस है क्लोरीन एटम का वो 99.4 है। ठीक है, तो अब हम कार्बन का कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इन दोनों की बॉन्ड लेंथ पता है, ये 176 में से आप माइनस कर लोगे 99.4, उसमें से हमने क्लोरीन का माइनस हो गया, जो बाकी अब ये वैल्यू आ गई 77.3, इसका मतलब है ये कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियस है। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट मतलब एक से दूसरे का भी कोवलेंट रेडिया है, यानी बॉन्ड लेंथ में से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कोवलेंट रेडिया आ जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहते हैं द वेरिएशन ऑफ कोवलेंट रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज ऑलमोस्ट द सेम एज एटॉमिक रेडियाई। जो रेडियाई है वो एटॉमिक हो, कोवलेंट हो, आयनिक हो, उनका ट्रेंड जो है वो सेम है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप में उन्होंने इंक्रीज करना है, पीरियड में उसने डिक्रीज करना है। ठीक है, लेकिन सिंस एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमने एनर्जेटिक्स इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो था एनर्जेटिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी के अंदर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक यानी कि हीट चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी डिस्कस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक चेंजेस, यानी कि कब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कब रिलीज होती है, ठीक है, कब एक्सोथर्मिक होगा कब एंडोथर्मिक होगा, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनाइज करना है, जो एलिमेंट है उसको हमने आयनाइज करना है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, आयनाइजेशन के अंदर क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन आपने ये करना है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इसलिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आप एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो पाएगा, लेकिन कौन सी स्टेट में, फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू फॉर्म एन एनाइन। आयन बनाने के लिए उसको गैशियस स्टेट में होना, एटम गैशियस स्टेट में हो, रीज़न ये है कि अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होता है तो उस दरमियान में एक एटम और दूसरे एटम्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। सॉलिड में तो वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के अंदर भी थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन गैशियस स्टेट में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज निग्लिजिबल होती हैं, बहुत वीक होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ईजीली आयन एटम जो है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए गैशियस एटम होना लाजमी है। ठीक, और आपको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस उन्होंने लिखा हुआ है कि mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, आपके पास मेटल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके बाद +1 आ गया है। ठीक है, ये इसकी एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, उस वजह से इसका पॉजिटिव साइन है 738 किलो जाउल पर मोल, कि ये एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको ये टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये वैल्यूज याद नहीं करनी, सिर्फ ये टेबल है। उसके बाद आ जाते हैं कि इन गैशियस फेज में क्यों कर रहे थे, द एटम्स और आइंस आर आइसोलेटेड एंड आर फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कोई एक्सटर्नल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ नहीं होता, इजीली गैशियस एटम से आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और दस द आयनाइजेशन एनर्जी इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम। अब जितनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इसका मतलब है वो जितना ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उन्होंने आपको दी हुई है सबकी, टेबल 6.3 में, वो आपने याद नहीं करनी। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, के एटॉमिक रेडियस बड़ा था छोटा था उसके अकॉर्डिंगली उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। न्यूक्लियर चार्ज या जिसको हम प्रोटॉन नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है, प्रोटॉन नंबर ऑफ द एटम है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल में से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसके ये 4 फैक्टर्स हैं, हम इनको थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा जी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड के अंदर ये इंक्रीज कर रही होती है आयनाइजेशन, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है वो इंक्रीज, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, रीज़न अब क्या है, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, या जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। ठीक, इस वजह से
जो है इलेक्ट्रॉन अंदर वाले जो प्रोटॉन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद अंटिल, अच्छा जी, दिस में भी अभी ये ट्रेंड हो गया, उसकी रीज़न क्या हो गई है, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अंटिल अ मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा दिस में बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनको कहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देखें, पीरियड में क्या होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है और एट द एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, राइट पे क्या आ जाती है आपकी नोबल गैस, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, ठीक है। ठीक, ईच पीरियड बिगन्स विद एन एलिमेंट, वो कहते हैं हर पीरियड जो है बिगन करता है, उसमें पहला एलिमेंट वो है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा एलिमेंट वो होगा जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और पीरियड के एंड के अंदर उसके पास उसका जो ऑक्टेट है, वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीशन पे आ जाती है, यानी कि वो नोबल गैस है, एंड एंड्स विद द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। The increase in atomic number is associated with increase in nuclear charge, which leads to a stronger force of attraction between nucleus and the increasing number of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वही वाली बात है, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से नोबल गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया पीरियड का ट्रेंड। अब ग्रुप में क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, जबकि अभी भी प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब क्या हुआ है, दिस इज ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, क्योंकि जब आप फ्रॉम ग्रुप में मूव कर रहे हो, यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हर दफ़ा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक शेल से क्या होगा, अगेन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीजेस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा ईजी होता है विद लेस एनर्जी, ठीक। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, ठीक है। मोर ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरविनिंग यानी कि दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से, ठीक है जी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे उन्होंने कुछ टेबल बताया है, ये भी आपने नहीं करना। अच्छा जी, बाकी अब जो है हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ये हम कल करेंगे, ठीक है। अभी बस हम इसको आज के लेक्चर को यहीं पे एंड कर